गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 के जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो पेपर्स जो भी अपने प्रस्तुत किए गए थे मॉडल पेपर के तौर पर, तो उसी को एग्ज़ाम के मद्देनज़र रखते हुए कल के हिंदी के पेपर को एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए आज हम एक पेपर को सॉल्यूशन करने वाले हैं, ताकि इससे आपको भी इससे हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हमारा जो पहला जो सवाल है कि आपके जो पहला सवाल दे रखा है, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण बताना है आपको। तो यहाँ पर दे रखा है मित्रता, लड़का, पर्वत और हिमालय। देखिए, मित्रता की बात करें तो देखो, मित्रता में कोई व्यक्तिगत रूप से किसी का नाम नहीं दे रखा है। लड़का लड़का बहुत सारे होते हैं, उसमें भी कोई वो जाति को दर्शाता है, जैसे मित्रता जाति को दर्शा रहा है, लड़का है। पर्वत पर्वत बहुत सारे होते हैं, अ, ये पर्वतों की जाति को दर्शा, लेकिन यहाँ पर दे रखा है हिमालय। देखो, हिमालय यहाँ पर दे रखा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो यहाँ पर जो आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका हिमालय हो जाएगा। मानसिक शब्द में प्रत्यय, देखिए प्रत्यय और उपसर्ग आपको पता ही है। उपसर्ग जो शब्द के आगे लगता है, शब्द के आगे लगकर अर्थ चेंज कर देता है, और जो प्रत्यय होता है वो क्या होता है, शब्द के पीछे लगता है। तो यहाँ पर क्या है, मानसिक। देखो, इसको अगर आप संधि विच्छेद करोगे, इसको आप अगर ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, ये मानस प्लस आपके इक हो जाएगा, मानस प्लस इक हो जाएगा। तो पीछे क्या आया आपका, प्रत्यय आपके इक आया, तो यहाँ पर ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा आपका, इक प्रत्यय हो जाएगा। अगला सवाल है आपके, निम्नलिखित शब्दों में से यण संधि का उदाहरण है। देखिए, यण संधि की बात करें तो महर्षि, दूसरा नायक, तीसरा सदैव और चौथा स्वच्छ। तो देखो, यहाँ पर यण संधि का उदाहरण देखो अगर बात करें तो इसका हो जाएगा संधि विच्छेद महा प्लस ऋषि। नायक का हो जाएगा ने प्लस अक। सदा का हो जाएगा, सदैव का हो जाएगा सदा प्लस एव। और स्वच्छ का हो जाएगा सु प्लस अच, सु प्लस अच। तो यहाँ पर यण संधि की बात करें तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इसका स्वच्छ हो जाएगा। शताब्दी शब्द में समास का प्रकार, देखो शताब्दी, शताब्दी यानी 100 समूह, चीज़ों का समूह या 100 वर्षों का समूह। तो यहाँ पर शताब्दी, सत यानी 100। तो ये एक ऐसा संख्यावाची शब्द है। स्टार्ट में जब संख्यावाची शब्द होता है, उससे जो प्रस्तुत किया जाता समास कौन सा होता है, वो द्विगु समास होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, द्विगु समास। नेताजी का सचमा नेताजी का सचमा पाठ में नेताजी की मूर्ति की बनाने वाला कौन थे, मास्टर हीरालाल, मास्टर मोतीलाल, मास्टर नंदलाल या मास्टर मदनलाल। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर, मास्टर मोतीलाल ने क्या किया था, नेताजी के सच में जो आपका चैप्टर दे रखा उसमें नेताजी की मूर्ति बनाना वाले थे। झूठा सच नामक उपन्यास के लेखक, देखो ये ऐसे सवाल जरूर एग्जाम में पूछे जाएंगे, किसी के लेखक का नाम पूछा जाएगा, राइटर का नाम पूछा जाएगा, तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो झूठा सच नामक उपन्यास के लेखक कौन थे, यशपाल, रामवृक्ष बैनीपुरी, मनु भंडारी या यतीन्द्र मिश्रा। तो झूठा सच नामक उपन्यास के लेखक कौन थे आपके, यशपाल थे। मनु भंडारी के साहित्य का दायरा बढ़ाने में सर्वाधिक योगदान किसका रहा, उनके पिता का, डॉक्टर अम्बालाल का, शीला अग्रवाल का या राजेंद्र वर्मा का। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो साहित्य का दायरा बढ़ाने में सबसे योगदान रहा आपके शीला अग्रवाल का। शहनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, देखो शहनाई एक प्रकार से वाद्य यंत्र, जो बेसिकली वाद्य यानी बजाने यंत्र, शहनाई वगैरह। तत् यानी तार, देखो तत् वाद्य का मतलब होता है जो तार या डोरी से बंधे हुए होते हैं। अवनद घनवाद या सुशीरवाद। तो सुशीर का मतलब होता है जो फूंक देकर बजाया जाता है, जिससे फूंक लगाई जाती है और उससे जब जिससे ध्वनि उत्पन्न की जाती है, बजाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सुशीरवाद। तो शहनाई कैसा वाद्य यंत्र है, सुशीरवाद यंत्र है। वातस्य वात्सल्य श्रेष्ठ के श्रेष्ठ कवि कौन थे, तुलसीदास, सूरदास, रहीम या देव। तो सूरदास जी थे, वो क्या थे, वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि थे। चलते हैं अगले सवालों की तरफ। अगला सवाल है हमारा दे रखा है कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई को एक दास तुम्हारा। काव्य पंक्ति में किस ओर संकेत कर रही है यहाँ पर, तो काव्य पंक्ति किसकी ओर, ये जो पंक्ति दे रखी है वो किन को प्रस्तुत करिए, किन के लिए प्रस्तुत है, राम, लक्ष्मण, भरत या शत्रुघ्न। तो यहाँ पर जो दे रखा है इसका आंसर क्या हो जाएगा, राम। ये जो पंक्तियाँ वो किन के लिए है, राम के लिए। कामायनी के रचयिता कौन थे, तो कामायनी के रचयिता, देखो ये देखो, एक आध एक से दो सवाल ऐसे जरूर मिलेंगे जिसमें आपको रचयिता का नाम पूछा जाएगा या फिर आपसे किसी लेखक का नाम पूछा जाएगा। तो ये अच्छे से ध्यान में रखना है। तो कामायनी की जो रचयिता कौन थे, वो है जयशंकर प्रसाद।
यददंतूरित मुस्कान कविता का केंद्रीय पात्र क्या है? यानी कि ये जो कविता थी, इसमें जो मेन जो फोकस जो से जो केंद्रीय पात्र था, जो मेन पात्र वो कौन है? आपके स्वयं लेखक है, माता है, वृद्ध है या बच्चा? तो यहाँ पर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा बच्चा। यानी कि यह दंतुरित मुस्कान कविता का जो मेन जो पात्र है वो कौन है? उसका अंदर बच्चा है। माता का आंचल पाठ में लेखक के पिता लेखों को किस नाम से पुकारते हैं? तो जो माता का आंचल जो आपके एक चैप्टर दे रखा है, उसके अंदर जो राइटर है, लेखक, वो पिता जो होते हैं, लेखक के पिता, वो लेखों को किस नाम से जाते हैं? भोलानाथ, शिवनाथ, गोरखनाथ या दरिद्र नारायण? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भोलानाथ। भोलानाथ के नाम से इनके पिता लेखक को पुकारते थे। साना साना हाथा जोड़ी पाठ में यात्रा से लौटते समय जितेन ने किनके फुटप्रिंट की जानकारी दी थी? तो ये जो आपके पाठ है उसके अंदर यात्रा से लौटते समय किनके फुटप्रिंट की जानकारी दी थी जितेन ने? तो ये इसका आंसर हो जाएगा गुरु नानक जी। गुरु नानक जी के फुटप्रिंट की इन्होंने जानकारी दी थी। हिरोशिमा पता ही है आपको, हिरोशिमा नागासाकी जो आपके जापान के अंदर जगह है जहाँ पर ये स्पेस जो जगह दे रखी है, तो इसके हिरोशिमा की घटना पर आधारित पाठ का नाम क्या है यहाँ पर? तो पता ही, हिरोशिमा नागासाकी जो आपने जापान के अंदर जहाँ पर परमाणु जो विस्फोट जो आपने हुआ था उसके आधार पर ये जो जगह का नाम पता ही है आपको, जिसमें ये घटना जो आधारित पाठ का नाम क्या है? परमाणु मैं कैसे लिखता हूँ, मैंने क्यों लिखा या मैं क्यों लिखता हूँ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके मैं क्यों लिखता हूँ। तो ये जो पाठ है उसका का नाम क्या है? मैं क्यों लिखता हूँ। जिस अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए करता है उसे क्या कहते हैं? अपने लिए, स्वयं के लिए, अपने लिए यानी स्वयं। देखो यहाँ लिखा हुआ स्वयं, सेल्फ। तो स्वेल का मतलब होता है निजी या निज या खुद के लिए। तो जिसमें सर्वनाम शब्दों का उपयोग खुद के लिए होता है या स्वयं के लिए होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम निजवाचक। क्या बोलते हैं? निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? निजवाचक हो जाएगा। इस गेंद को मत फेंको वाक्य में, इस गेंद को मत फेंको, इसमें विशेषण कौन सा है? तो यहाँ पर बात करें तो इस गेंद को मत फेंको, मत फेंको यानी कि इस गेंद को मत फेंको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका यहाँ पर हो जाएगा कालवाचक। कालवाचक विशेषण या रीतिवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर? कालवाचक या रीतिवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, कालवाचक या रीतिवाचक। फिर दे रखा है ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखो दो चीजें ध्यान रखनी है यहाँ पर। एक तो होता है जब परिवर्तन नहीं होता, ये कह रहा है कि परिवर्तन नहीं होता है। एक होता है जब परिवर्तन होता है। तो जब परिवर्तन नहीं होता है तो उसको बोलते हैं, देखो दोस्त, जो परिवर्तन होता है तो उसको तो बोलते हैं विकारी शब्द। क्या बोलते हैं? विकारी। और जब परिवर्तन नहीं होता है तो उसको बोलते हैं अविकारी। तो यहाँ पर बोल रहा परिवर्तन नहीं होता है, तो परिवर्तन नहीं होता है, जिन शब्दों में परिवर्तन काल के कारण, लिंग के कारण नहीं होता उसको बोलते हैं अविकारी। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपके? अविकारी आ जाएगा। ठीक है। संयोग शब्द में उपसर्ग, देखो यहाँ पर उपसर्ग का भी एक सवाल दे रखा है। अब यहाँ पर दे रखा संयोग। देखो संयोग के अंदर अब कोई अब देखते ही बोल देगा कि यहाँ पर स दे रखा, उपसर्ग स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर स उपसर्ग नहीं होगा। देखो स पर बिंदी के साथ संयोग, जब इसको आप अगर इसको ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा? सम, नीचे हलंत आएगा, सम प्लस योग। क्या हो जाएगा? सम प्लस योग। तो इसके अंदर जो उपसर्ग होगा वो उपसर्ग क्या हो जाएगा आपका? सम उपसर्ग होगा। कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? सम उपसर्ग। तो देखो उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित सवाल जरूर आएंगे एग्जाम में, ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा सम, सम उपसर्ग आएगा। क्लियर। फिर चलते हैं अपने अगले सवालों की तरफ। अगला सवाल दे रखा है आपके, ये अब यहाँ पे आपको गद्यांश को पढ़ के आपको फिर आंसर देने हैं कि किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण। देखो जब भी ऐसे गद्यांश सवाल आते तो उसको एक बार, दो से तीन बार अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ के रीड करके अच्छे से समझ के फिर जो इसके नीचे जो आंसर दे रखे हो उनको अच्छे से आपको क्या करना है, उसको प्रयास करना, उसको सॉल्व करने का सबसे पहले, ताकि तभी आपको उसका उचित शीर्षक, उस गद्यांश का शीर्षक हर गद्यांश में पूछा जाता है। तो मेनली आपको पहले सवाल शीर्षक का ही मिलेगा कि शीर्षक क्या है। तो एक बार, एक दो बार अच्छे से पढ़ोगे तो आपको शीर्षक कहीं ना कहीं तब जाके आपको पता चलेगा कि इसके शीर्षक क्या है। देखो मैं एक बार इसको अच्छे से अब मैं भी अगर इसको एक दो बार रीड करके तब जाके इसका शीर्षक में बता, तो देखो मैं एक बार मैंने पढ़ लिया, एक बार पढ़ लेता हूँ इसको। देखो, किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण साक्षात्कार किसी प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा
स्तंभकारक मनोविकारी होता है उसी को भय कहते हैं। क्रोध, अब देखो एक चीज़ और ध्यान रखनी है। नॉर्मली क्या होता है जब गद्यांश में ऐसे जब शीर्षक पूछा जाता है तो इसका शीर्षक पहले स्टार्ट की 2-3 लाइन में ही मिल जाता है। अच्छे से अगर समझोगे तो आपको उसका शीर्षक जो है वो 2-3 लाइन में ही मिल जाएगा और दिख जाएगा। बस आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो मैंने इसकी 2 पंक्तियाँ पढ़ी, क्रोध दुःख के कारण प्रभाव डालने के लिए आकुल करता है, जो वह उसकी पहुँच के बाहर होने के लिए क्रोध दुःख के कारण बोझ स्वरूप बोध के बिना नहीं होता है। दुःख का कारण चेतन होकर समझा जाएगा कि उसने जानबूझकर दुःख पहुँचाया तभी क्रोध होगा। पर भय के लिए कारण निर्दिष्ट होना ज़रूरी नहीं है, तो मालूम होना चाहिए कि दुःख या हानि पहुँचेगी। अब देखो मैंने ये शीर्षक अब मैंने यहाँ पर पढ़ा, मैं यहाँ पर देखो एक बार मैंने इसको एक बार मन में पढ़ लिया था, एक दूसरी 2 बार मैंने रीड किया है। उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक अब मैं क्या होगा देखो। कई बार क्या होता है कुछ ऐसे टर्म्स भी होते हैं, शब्द होते हैं जो उस गद्यांश में बार-बार रिपीट भी होते हैं। तो यहाँ पर देखोगे एक शब्द की बात करें तो यहाँ पर देखो जैसे कि भय यहाँ पर भी दे रखा है। यहाँ पर देखो क्रोध क्रोध के कारण देखो भय की बात करें तो यहाँ पर भी यहाँ पर उस कंडीशन के अंदर ये इस प्रकार से यहाँ पर भी भय। तो यहाँ पर उस कंडीशन के अंदर आपको भय देखो कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो बार-बार रिपीट भी होते हैं और नॉर्मली 1, 2, 3 पंक्तियों में उसका शीर्षक मिल जाता है। तो इसका शीर्षक क्या होगा आपका भय। क्या हो जाएगा? व्यय हो जाएगा। व्यय को परिभाषित अब देखो पहला आंसर मिलने के बाद पीछे के जो सवाल होते हैं उसके आंसर आपके उसी में होते हैं, सीधे-सीधे लिखे हुए होते हैं कि व्यय क्या होता है? व्यय किसको बोलते हैं? या व्यय की डेफिनिशन क्या होती है? तो देखो यहाँ लिखा हुआ है कि एक प्रकार का देखो ये देखो लिखा हुआ है कि एक प्रकार का आवेग पूर्ण अथवा स्तंभाकार मनोविकारी होता है उसी को व्यय कहते हैं। तो ये देखो इसका आंसर सीधा-सीधा सामने दे रखा है कि एक प्रकार का आवेगपूर्ण या स्तंभकार मनोविकारी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? भय कहते हैं। दुःख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए कौन आकुल करता है? तो दुःख के कारण प्रभाव डालने के लिए कौन आकुल करता है आपको? आपका क्रोध करता है। जो क्रोध होता है वो क्या करता है आपको आकुल करता है प्रभाव डालने के लिए। दुःख के कारण आपको क्या करता है? प्रभाव डालने के लिए क्या करता है? क्रोध को आकुल करता है। गद्यांश में विपत्ति शब्द का पर्यायवाची शब्द ढूँढ कर लीजिए। अब देखो विपत्ति और इसका पर्यायवाची शब्द, अब पर्यायवाची शब्द की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विपत्ति को हम और विपत्ति को हम क्या कह सकते हो आप उसको? विपत्ति को आप उसको दुःख कह सकते हो, हानि कह सकते हो या आपदा कह सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक शब्द दे रखा है, यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो देखो आपदा भी दे रखा है, पहली लाइन में दे रखा है। तो यहाँ पर आप विपत्ति को क्या कह सकते हो? आपदा। क्या कह सकते हो? आपदा। तो इसका क्या हो जाएगा पर्यायवाची शब्द आपदा हो जाएगा। क्रोध कब प्रकट होता है? देखो अगला सवाल दे रखा है कि क्रोध कब प्रकट होता है? क्रोध प्रकट कब कब प्रकट होता है? तो यहाँ पर दे रखा होगा तो यहाँ पर देखो क्रोध कब प्रकट होता है यहाँ पर दे रखा होगा कि यदि दुःख का कारण चेतना होगा या समझ जाएगा कि उसने जानबूझकर दुःख पहुँचाया है तो क्रोध होगा। तो यहाँ पर उस कंडीशन में क्या हो जाएगा यहाँ पर क्रोध होगा। भय के लिए क्या ज़रूरी नहीं है? तो भय के लिए क्या ज़रूरी नहीं है? तो भय के लिए कि देखो भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना ज़रूरी नहीं है। इतना ना मालूम होना चाहिए कि दुःख या हानि पहुँचेगी। तो भय के लिए क्या होना ज़रूरी नहीं है? निर्दिष्ट होना ज़रूरी नहीं है। देखो इस प्रकार से यहाँ पर ये गद्यांश सीधा-सीधा आपके गद्यांश के आंसर मिल जाएँगे। सीधे-सीधे सिंपल से आंसर होते हैं जो आपके उसी गद्यांश के अंदर दे रखे होते हैं। अगला है निम्नलिखित अपठित पद्यांश। देखो ये गद्यांश था, ये पद्यांश है। पढ़कर प्रश्न के उत्तर आपको लिखने हैं। मैं जनजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने अपने चंद्रित चिन्ह को छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं सनेसुरा का पान लिया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो देखो पंक्ति बड़ी मधुर है, बड़ी अच्छी पंक्तियाँ लिखी हुई है। अब प्रश्न आप देखो दिया रखा है यहाँ पर उपयुक्त पदांश का उचित शीर्षक। देखो पदांश में क्या होता है नॉर्मली कई बार क्या होता है पदांश को एक बार अच्छे से रीड आउट करके समझना भी पड़ता है कि इसका ये कहना क्या चाह रहा है, इसका सार क्या है। तो ये कह रहा है कि देखो 2 पंक्तियाँ बड़ी सुंदर दे रखी है कि मैं जीवन का भार लिए फिरता हूँ, जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। तो इस उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर आपको हमेशा अपने अपने जीवन के अंदर सांसारिक सुख के साथ सरल जीवन को व्यतीत करना है, प्यार के साथ, प्रेम के साथ, स्नेह के साथ में जीवन को व्यतीत करना है, ताकि आपके जीवन के अंदर प्यार बना रहे। हर जीवन के अंदर हर चीज़ का आपके अंदर सहारा हो, हर जीवन में कुछ जो भी ज़रूरत हो तो यहाँ पर आपके अंदर मिलती है। तो देखो यहाँ पर मैं इस हिसाब से अगर कहूँ तो इसका अगर आप क्या बना सकते हो? अगर आप इसका शीर्षक क्या बना सकते हो? सांसारिक जीवन, सांसारिक यानी संसार का जीवन।
संसार का जीवन यहाँ पर यानी कि सांसारिक जीवन। तो अगर ये इस हिसाब से पंक्तियों के हिसाब से यहाँ पर प्रकट करेगा कि हाँ, सांसारिक जीवन इसका क्या है उचित शीर्षक। उपरोक्त पदांश के लिए रेखांकित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। ये कह रहा है कि उपरोक्त पदांश के लिए रेखांकित जो पंक्तियाँ हैं, उस रेखांकित पंक्तियों का क्या करना है आपको आशय स्पष्ट करना है। उपरोक्त पंक्तियाँ रेखांकित कौन-सी 2 ही पंक्तियाँ हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। यानी कि जग जीवन के अंदर, ये दुनिया के अंदर अपना जो सांसारिक जीवन नियमित व्यतीत करना, सरल स्वभाव के साथ में जितना रहोगे, उसी के साथ में जितना देखो जितना ज़िंदगी के अंदर अपनी व्यक्तिगत ज़िम्मेदारियाँ, सामाजिक ज़िम्मेदारियाँ, अपनी पारिवारिक ज़िम्मेदारियों के साथ में मैं अपने आप की ज़िम्मेदारियों को लेकर चलता हूँ। लेकिन फिर भी मैं क्या कहूँ अपने जीवन के अंदर प्यार लिए फिरता हूँ। मैं कभी खामोश नहीं होता, मायूस नहीं होता, कमज़ोर नहीं होता। मैं हर चीज़ों का सामना करने के लिए तत्पर रहता हूँ। तो कहने का मतलब कहता है कि मैं अपनी ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ में अपने जीवन में प्यार लिए भी फिरता हूँ, मैं कमज़ोर नहीं होता। तो ये कहीं न कहीं पंक्तियों का सार कहने का मतलब यही कहना चाह रहा है। काव्यांश में कवि किसका पान करता है? तो देखो लिखा हुआ है यहाँ पर कि काव्यांश में मैं स्नेह सूरा का पान करता हूँ। स्नेह सूरा, स्नेह यानी प्रेम, स्नेह यानी प्यार। तो स्नेह सूरा का क्या करता है? ये पान करता है। जग किसको पूछता है? जग जग पूछ रहा जग देखो लिखा हो कि जग उनको पूछता है जो जग की गाता है। यानी कि दुनिया के अंदर जगत, जग यानी जगत, विश्व। जो जग की जाता है वो जगत की गाता हो, विश्व की गाता हो, दुनिया की गाता हो, उसको क्या करता है वो आपके उसको पूछता है। अगला सवाल है उपरोक्त पदांश की मूल संवेदनाएँ। तो देखो मूल संवेदना मैंने आपको भी पिछले सवाल में बताई कि किस प्रकार से ये पद्यांश दे रखा है, उस आधार पर सांसारिक जीवन के आधार पर जो भी मैंने पंक्तियाँ बताई है, वो उसका कवि किसका गान करता है। तो यहाँ पर दे रखा होगा कवि किसका गान करता है, तो कवि अपने मन का गान करता है। तो देखो पंक्तियाँ लिखी हुई है कि कवि अपने क्या करता है, मन का गान करता है। ठीक है? फिर चलते हैं अपने अगले सवालों की तरफ। अगले सवाल जो दे रखे हैं ये आपके जो आपके बुक से, आपके जो टेक्स्ट बुक जो आपके वहाँ से दे रखे हैं सवाल है, तो उनको आप अच्छे से रीड आउट करना और उनके सॉल्यूशन आपको आंसर अच्छे से करने हैं। फिर वापस चलते हैं अपने और अगले सवाल की तरफ। वापिस एक गद्यांश दे रखा है और उस गद्यांश को पढ़ के क्या करना है आपको वापिस अपने सवालों के जवाब देने हैं। तो गद्यांश देखो मैं पढ़ लेता हूँ। गाड़ी छूट रही थी, सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर दौड़ाकर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बार तो लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालती मारे बैठे थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का संतोष दिखाई दिया। सोचा होगा कि विकाने के लिए सूझ की चिंता न हो या खीरे जैसा आपदा वस्तु का शोक करते देख जाने के संकोच में हो। देखो ये मैंने गद्यांश को पढ़ा है। अब उपरोक्त गद्यांश में कहाँ का दर्शय दर्शाया गया? तो यहाँ पर दे रखा है कि ये जो दृश्य हैं, जो पंक्तियाँ लिखी हुई वो किस किस दृश्य को दिखा रही है। तो देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो दृश्य है वो एक डिब्बे का है। ये जो एक व्यक्ति दे दे रखा है कि यहाँ पर गाड़ी छूट रही है, तो कहीं ना गाड़ी ट्रेन से संबंधित है। एक डिब्बा है, डिब्बा तो अब ट्रेन में ही होगा। तो डिब्बे में एक व्यक्ति बैठा है, उसके सामने दो ये चीज़ें रखी हुई है, तौलिए वगैरह। तो ये कहीं ना कहीं किसके दृश्य दिखा रहे हैं? एक डिब्बे का डिब्बा। तो ये दृश्य किसका प्रस्तुत करा है? एक डिब्बे को प्रस्तुत किया गया। लेखक ने डिब्बे को लेकर क्या अनुमान लगाया था? लेखक ने डिब्बे को लेकर ये अनुमान लगाया था कि भाई यहाँ पर दे रखा होगा कि यहाँ पर देखो दे रखा है कि यहाँ पर डिब्बे को लेकर क्या अनुमान लगाया था कि उसने समझकर जरा दौड़ चल के प्रति डिब्बा निर्जन नहीं था। तो अनुमान क्या लगाया था कि अनुज के अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। डिब्बे में बैठे सज्जन की आंखों में असंतोष क्यों दिखाई दिया? तो डिब्बे में बैठे सज्जन की जो आंखों में जो असंतोष क्यों दिखाई दिया? असंतोष इसलिए दिखाई दिया यहाँ पर क्यों कि डिब्बे में हम देखो यहाँ लिखा हुआ है कि सामने दो देखो यहाँ पे दो चीज़ें चिकने खीरे तौलिए पर रखे डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से। तो संतोष इसलिए दिखाई दिया। अब कूद सहसा, सहसा यानी अचानक कूद जाने से, सहसा कूद जाने से वो क्या दिया? सहसा कूद जाने से देखो यहाँ लाइन में लिखी हुई है कि यहाँ पर सहसा कूद जाने से वो असंतोष दिखाई दिए। डिब्बे की बर्थ पर कौन बैठा हुआ था? डिब्बे की बर्थ के ऊपर एक
लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बैठे हुए थे। तो ये यहाँ पर आपको आंसर आसानी से देखते मिल जाएंगे। फिर आपके अगला सवाल है, ये भी आपका क्या है, गद्यांश ही है। और इसमें देखो यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर भी गद्यांश को पढ़ के आपको सवालों के जवाब देने। यहाँ पर बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया। देखो मैं एक बार इसको अच्छे से हमने इसको मन में रीड आउट कर लिया है। अब देखो, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया। तो देखो यहाँ पर सामने से फट से सवालों के आंसर दिख जाएंगे। यहाँ पर सर कब दिखा गया यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखो पहले देखो, साधना का चरम इस पर देखा गया जब उनका बेटा मर गया। तो उनका इकलौता बेटा था, जब उनका बेटा मर गया तब उनका वो चरम उत्कर्ष देखा गया। बाल गोविंद भगत अपने बेटे के प्रति अधिक लगाव क्यों रखते थे, इसलिए रखते थे क्योंकि उनका बेटा जो था वो इसलिए लगाव रखते थे क्योंकि वो सुस्त था बोधा था, सुस्त और बोधा था, इसलिए वो ज़्यादा उनसे लगाव रखते थे। भगत की पतों की चारित्रिक विशेषताएं लिखी है। तो भगत की जो पतों के चारित्रिक विशेषताएं लिखी है, तो यहाँ पर सब दे रखा है कि उनका बेटा इकलौता था, सुस्त था, इसी कारण बाल गोविंद भगत ने उनको मानते हुए भी उनको नजर रखती, प्यार से ज़्यादा सुशील पतों बड़ी सुरभ व सुशील मिली थी। तो यहाँ पर ये आंसर दे रखा है। किस खबर ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। तो मौत को सब अपनी ध्यान आकर्षित कर रहे थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के आंसर देने हैं आपको। तो यहाँ पर अच्छे से इसको पढ़ना है अच्छे से, और पद्यांश दे रखा है उसको आपको अच्छे से रीड आउट करके अच्छे से नीचे जो सवाल दे रखे हैं उनके आंसर आपको बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है कि तो यहाँ पर दे रखा है, काव्यांश में कवि ने माँ भट्ट किसको कहा है। तो यहाँ पर काव्यांश ने जो कवि है उन्होंने उसको माँ भट्ट किसको कहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर देखिए दे रखा है कि उस कंडीशन के अंदर यहाँ पर माँ भट्ट किसको कहा है। बी सी लघु ने बोले मर्दबानी, अहि मुनीसी माँ भट्ट नानी, पुनि पुनि मोहि दिखावा कुठारू, छत उड़ावन फूकी पढ़ारू, इहा कुम कुंबड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। तो यहाँ पर काव्यांश ने माँ भट्ट किसको कहा। यहाँ पर देखो ये कहीं कि परशुराम से संबंधित आपके यहाँ पर जो पंक्तियाँ दे रखी है, तो यहाँ पर माँ भट्ट उनको बताए गए हैं। यहाँ कुंभतड़िया को नाही से क्या तात्पर्य है। यहाँ कुंभतड़िया, यह कुंभतड़िया की बात करें तो यहाँ पर उस कंडीशन के अंदर क्या है यहाँ पर, यह कुंभतड़िया की बात करें तो यहाँ पर देखिए, फिर देखिए यहाँ पर काव्यांश में कवि ने माँ भट्ट किसे कहा गया अपने, परशुराम योद्धा जिनको माँ भट्ट। यह कुंभबतिया को नाव से, कुंभड़ बतिया नहीं कि यह का मतलब क्या होता है यहाँ पर, यहाँ कोई, और कुंभड़ बतिया यानी कमजोर, यहाँ कोई कमजोर नहीं है, नाही यानी नहीं। तो आंसर क्या है यहाँ पर, यहाँ कोई कमजोर नहीं है। रघुकुल ने किन पर अपनी वीरता नहीं दिखाई है। रघुकुल ने यहाँ पर किन पर वीरता नहीं दिखाई है अपनी, ब्राह्मणों पर, हरिजनों पर, गायों पर। यहाँ पर दे रखा है ना कि यहाँ पर रघुकुल ने कहाँ पर अपनी वीरता नहीं दिखाई है। यहाँ पर जैसे कि देखो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो दे रखा है जैसे सुर मही सुर हरिजन अरुगाई। तो यहाँ पर दे रखो है, तो यहाँ पर जैसे कि ब्राह्मण हैं, हरिजन हैं, गाय हैं, ईश्वर है। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी इसके ऊपर उनके उनके ऊपर वीरता नहीं दिखाई है। उपरोक्त गद्यांश में किन किन के मध्य संवाद है। तो ये जो जो आपके जो आपका पद्यांश है, इसमें जो वार्तालाप संवाद किन किन के बीच में हो रहा है। तो यहाँ पर दे रखा है कि ये जो संवाद हो रहा है यहाँ पर लक्ष्मण जी और यहाँ पर परशुराम और राम, इनके बीच में यहाँ पर ये संवाद दे रखा है। चलते हैं अगला, फसल क्या है।
फसल क्या है और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है। तो यहाँ पर उस कंडीशन के अंदर आपके दे रखा है, यहाँ पर पीछे प्रश्न भी ये कि भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतरण है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। कवि के अनुसार फसल क्या है? तो देखो यहाँ पहली लाइन में लिखा है कवि के अनुसार फसल क्या है। तो कवि के अनुसार फसल है कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू। तो कवि के अनुसार फसल क्या है? नदियों के पानी का जादू। फिर दे रखा है किन मानवीय मूल्यांक को संकेत किया है। तो यहाँ पर दे रखा है कि मानवीय मूल्यांकन की संकेत किया है कि यहाँ पर जो पंक्तियाँ दे रखी उस हिसाब से यहाँ पर दे रखा है कि भाई हाथों के स्पर्श की महिमा है, और भूरी काली मिट्टी का गुण धर्म। तो यहाँ पर उस कंडीशन के अंदर फसल किसका रूपांतरण है, फसल क्या है किसका रूपांतरण है, यहाँ पर सूरज की किरणों का रूपांतरण है सूरज की किरणों का। फसल को किसका संकोच बताया गया है, तो फसल को हवा की शिरकत का संकोच बताया गया है। देखो लिखा हुआ है कि फसल का किसका संकोच बताया गया है, हवा की थिरकन का संकोच बताया गया। तो ये इसके आंसर थे। फिर दे रखा है आपके यहाँ पर ये सवाल आपके चैप्टर में से नहीं, ठीक है, 14वां सवाल है। ये आपके चैप्टर में से सारे के सारे बुक आपके हिंदी के बुक में से चैप्टर दे रखे हैं। फिर अगला है आपका, अगला सवाल दे रखा है ये आपके ये भी आपके चैप्टर से हैं। और यहाँ से देखिए आपको एक विषय के ऊपर क्या करना है, आपको निबंध लिखना है। तो यहाँ पर जो विषय दे रखे हैं उसके ऊपर तो किसी में से एक के ऊपर क्या करना है, आपको निबंध लिखना है। और फिर दे रखा है आपको 19वां सवाल, समय और राज्य के विद्यालय रेनगढ़ का मनीष मानकर आपको एक सील सप्ताह जिनका प्रार्थना पत्र लिखना है। और यहाँ पर सातवां में भी दे रखा है, फिर यहाँ पर स्वच्छता जागरूकता के लिए विज्ञापन लिखना है। तो देखिए ये आपका पूरा पेपर था। एक बार मैंने अच्छे से एक बार पूरे मॉडल पेपर को एक बार जो भी पेपर था उसको अच्छे से बताया है। तो उम्मीद है कि आपको इससे कल के एग्ज़ाम से पहले थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। तब तक के लिए इसको एक बार अच्छे से देखिएगा, उसको प्रयास कीजिएगा सॉल्यूशन करने का। तब तक मिलते हैं अपने एक और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।